कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म चल रहा था हमारा, और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में दो टर्म है, स्टार्टिंग में ही दो टर्म आते हैं। एक होता है टॉर्सनल स्ट्रेन और दूसरा होता है वंडर वॉल स्ट्रेन। पहले इन दोनों टर्म को समझा जाए, उसके बाद अब जैसे अभी तक तो हमने ईथेन के बारे में समझा था, अब कोई ईथेन से बड़ा कंपाउंड लिया जाए, क्योंकि दो कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, ऐसा तो सबसे छोटा कंपाउंड ईथेन ही था। अब प्रोपेन लेंगे, ब्यूटेन लेंगे, या कोई और फंक्शनल ग्रुप लगाकर कंपाउंड लिया जाएगा। डिफरेंट कंपाउंड लेकर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इन दोनों टर्म की बात करते हैं कि ये दोनों टर्म है क्या। ठीक है, तो टॉर्सनल स्ट्रेन, टॉर्सनल स्ट्रेन क्या होता है? तो स्ट्रेन मतलब खिंचाव। तो ऐसा मतलब जब दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में रिपल्सन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में, तो खिंचाव जो होता है वो अराइज होता है, स्ट्रेन अराइज होता है। अब दो एडजेसेंट बॉन्ड के ऊपर, अगर दो एडजेसेंट बॉन्ड के बीच में अगर स्ट्रेन अराइज होगा तो उसको टॉर्सनल स्ट्रेन बोला जाएगा। ये एडजेसेंट बॉन्ड क्या है? जैसे ईथेन की बात करें तो इस कार्बन पर भी 3 हाइड्रोजन थे और इस कार्बन पर भी 3 हाइड्रोजन थे, तो इस कार्बन हाइड्रोजन के बीच 2 इलेक्ट्रॉन होगा, और इस कार्बन में भी कार्बन हाइड्रोजन के बीच 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन और इसके 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्सन है, इसी को टॉर्सनल स्ट्रेन कह रहे हैं। तो लिखिएगा, इट इज द रिपल्सन। अच्छा, टॉर्सनल स्ट्रेन को शॉर्ट में लिख लीजिए क्योंकि जरूरत पड़ेगी आपको, TS लिख लीजिए। वैसे तो ट्रांजिशन स्टेट को भी TS बोलते हैं, कोई यूनिवर्सल शॉर्टकट नहीं है। TS तो क्या लिखेंगे? इट इज द रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ adjacent bond, repulsion between electron pair of adjacent bond present on adjacent carbon atom is known as torsional strain. Torsional strain. It is minimum for staggered and maximum for ellipse. Maximum for ellipse. Minimum for staggered and maximum for ellipse. जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 CH3, और हम इन दो, ये जो मोस्ट सेंट्रल बॉन्ड है ये वाला, इस बॉन्ड के अराउंड रोटेशन कराना चाह रहे हैं। तो हमने क्या करा कि भाई इसको कुछ ऐसे दिखा दिया, H H इधर दिखा दिया CH3, H H इधर दिखा दिया CH3। अब जैसे ईथेन में क्या था, इधर भी H था इधर भी H था, लेकिन इसमें इधर CH3 इधर CH3। तो अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास दो कंडीशन है। वैसे तो इसका 6 स्ट्रक्चर बनाया जाता है, वो तो बनाएंगे हम, अभी बनाएंगे, ब्यूटेन का हम बनाएंगे, लेकिन अभी तो केवल टॉर्सनल स्ट्रेन समझाना चाह रहे हैं आपको।
ठीक है, मान लीजिए कि ये है, गलत बना दिया। हम आगे वाले को घुमाना चाह रहे हैं, गलत तो नहीं बनाया था, हम आगे वाले को घुमाना चाह रहे हैं, इसको ऐसे ही रहने देता। ठीक है, तो यहाँ इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन, मतलब ये कार्बन हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन और अंदर वाला कार्बन के बीच यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्सन हो रहा है उसको क्या बोल रहे हैं? टीएस। ठीक है, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में यहाँ पर भी क्या हो रहा है? टीएस। यहाँ पर भी इस बॉन्ड और इस बॉन्ड के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या बोल रहे हैं? टीएस। तो यह आमने सामने पड़ रहा है, टीएस है। टीएस यहाँ भी, यहाँ भी क्या है? टीएस। यहाँ भी क्या है? टीएस, टॉर्सनल स्ट्रेन। और यहाँ भी क्या है? टीएस, टॉर्सनल स्ट्रेन। हर जगह टॉर्सनल स्ट्रेन है, लेकिन यहाँ पर क्या नज़दीक है, तो टॉर्सनल स्ट्रेन इलिप्स में, ये इलिप्स है वो स्टैगर्ड है, तो इसमें इलिप्स में ज़्यादा है और स्टैगर्ड में क्या है? कम है। टॉर्सनल स्ट्रेन इलिप्स में ज़्यादा है और स्टैगर्ड में क्या है? कम है। तो ऐसे बना लीजिएगा, ये इलिप्स है, और ये स्टैगर्ड है, या गाउच भी बोल सकते हैं इसको, गाउच भी बोल सकते हैं, स्क्यू भी बोल सकते हैं। तो ये टॉर्सनल स्ट्रेन हुआ। एक और टर्म आता है जिसको बोलते हैं वंडर वॉल स्ट्रेन। वंडर वॉल स्ट्रेन, वंडर वॉल्स स्ट्रेन, उसको शॉर्ट में हम वीएस बोल देंगे। शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? वीएस। टॉर्सनल स्ट्रेन एंड वंडर वॉल स्ट्रेन। ठीक है, तो पहले वंडर वॉल स्ट्रेन की डेफिनेशन लिख दे, तब समझाएं। ठीक है, इसमें लिखिए, इट इज द रिपल्सन बिटवीन टू ग्रुप। इट इज द रिपल्सन बिटवीन टू ग्रुप। दो ग्रुप हैं, ये दो ग्रुप, जैसे ये ग्रुप और ये ग्रुप है, इन दोनों ग्रुप के बीच में रिपल्सन हो रहा है। जैसे इस बॉन्ड और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्सन हो रहा है तो टीएस है, लेकिन इस पूरे बड़े ग्रुप और इस ग्रुप के बीच में जो रिपल्सन हो रहा है उसको वीएस बोल रहे हैं। तो इट इज द रिपल्सन बिटवीन टू ग्रुप प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम कॉल्ड, इट इज द, नहीं कॉल्ड नहीं लिखना है वो तो, इट इज द रिपल्सन बिटवीन टू एडजेसेंट टू, इट इज द रिपल्सन बिटवीन टू ग्रुप प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट कार्बन। ठीक है, फुल स्टॉप। इट इज मिनिमम फॉर स्टैगर्ड, इट इज मिनिमम फॉर स्टैगर्ड एंड मैक्सिमम फॉर इलिप्स, मिनिमम फॉर स्टैगर्ड एंड मैक्सिमम फॉर इलिप्स, मैक्सिमम फॉर इलिप्स। फुल स्टॉप करके आगे लिखेगा, इट इज नेग्लेजेबल बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम, दो हाइड्रोजन एटम। इट इज नेग्लेजेबल बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम, दो हाइड्रोजन एटम के बीच में क्या है? ये नेग्लेजेबल है, मतलब गायब है, नहीं पाया जाता एक तरीके से। तो अब वीएस बनाना हो तो यही स्ट्रक्चर आपको दोबारा बनाना पड़ेगा। अब टीएस तो हमने दिखा दिया एक बार आपको, तो टीएस को हटा देते हैं क्योंकि टीएस आप जान चुके हैं। ठीक है भाई, टीएस आप जान चुके हैं तो टीएस हटा देते हैं, वीएस को दिखा देते हैं।
है। तो देखिए यहाँ पर ये जो दो ग्रुप है CH3 और CH3, इन दोनों के बीच में लग रहा है VS, इन दोनों के बीच में लग रहा है VS, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम के बीच जो VS है वो नेग्लिजिबल है, चाहे वो इलिप्स में हो चाहे स्टैगर्ड में हो। मतलब स्टैगर्ड में तो ऐसे भी मिनिमम लगता है तो वहाँ तो नेग्लिजिबल हो ही जाएगा, इलिप्स में भी नेग्लिजिबल है। तो ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप बड़ा सा ग्रुप होता है, तो उसमें और भी एटम होंगे, तो अलग अलग एटम बॉन्ड बना रहा होगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या और बढ़ जाएगी। तो पूरे ग्रुप और दूसरे ग्रुप के बीच में जो रिपल्सन होता है उसको VS बोला जाता है, वैन डर वाल्स स्ट्रेन बोला जाता है। और इस बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में जो रिपल्सन होता है उसको TS बोलते हैं, टॉर्सनल स्ट्रेन बोला जाता है। समझ पा रहे होंगे आप लोग मेरी बात। तो आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं, ब्यूटेन को ही समझते हैं। जैसे ब्यूटेन को थोड़ा सा यहाँ पे समझाया तो आपको ब्यूटेन के बारे में पूरा एकदम विस्तृत जानकारी देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लिया जाए जैसे एन ब्यूटेन। अब एन ब्यूटेन क्या है? CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। अब खाली एग्जाम्पल लेने के बाद जैसे मान लीजिए कि आपको बोले कि ब्यूटेन में कन्फर्मर की संख्या बताइए, कन्फर्मर के नंबर बताइए, तो आप कैसे बताएंगे? यहाँ भी ले सकते हैं आप, इन दोनों के बीच में रोटेशन ले सकते हैं, या इन दोनों के बीच में ले सकते हैं। इन दोनों के बीच और इन दोनों के बीच तो एक ही बात है, तो चाहे इन दोनों को लीजिए चाहे इन दोनों को, मतलब इन दोनों में से कोई एक लीजिए, ठीक है। क्या किया जाए? तो इसके लिए भी एक पॉइंट लिखना है आपको। क्या लिखिए? इफ देयर इज नॉट मेंशन्ड, अगर कुछ दर्शाया ना गया हो, दिया ना गया हो, if there is not mentioned, then the conformer should be draw, then the conformer should be draw for most central कार्बन सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड लिख सकते हैं, सिग्मा मत लिखिएगा, सिंगल बॉन्ड लिखिए। सिग्मा लिखने से क्या होता है कि भाई जहाँ पर एक पाई होता है वहाँ पर भी सिग्मा होता है ना, तो सिंगल बॉन्ड ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अब ये क्लियर हो गया कि यहाँ कुछ दिया नहीं है। अब जब दिया नहीं है तो किसके किसके बीच बनेगा? बनेगा ऐसे, इसके बीच बनेगा, यहाँ इन दोनों के बीच में बनेगा। अब शुरुआत करते हैं यहाँ से बनाना, ठीक है, ध्यान से रखिए। छोटा छोटा बनाएंगे ताकि सारे स्ट्रक्चर इसी लाइन में आ जाए। CH3 H और अंदर वाले को हम लोग ब्लू से दिखा देंगे हमेशा, CH3 H, ताकि एक अलग तरीका का लगता रहे। 60 डिग्री रोटेशन, बाहर वाले को रोटेट कर रहे हैं, आप किसी को भी रोटेट कर सकते हैं, चाहे बाहर वाले को चाहे अंदर वाले को, लेकिन रोटेट किसी एक ही को करना है। ये नहीं कि आप एक बार इसको कर दे एक बार उसको कर दे, ऐसा नहीं, ठीक। जैसे ये आया 60 डिग्री रोटेशन,
अब ये घूम के यहाँ आ गया H, ये CH3, ये H, और अंदर कौन है, इसके अंदर है नीचे CH3 H, ठीक है भाई। 60 डिग्री रोटेशन, H CH3 H, और यहाँ पर CH3 H, फिर से 60 डिग्री रोटेशन, कोशिश आपको भी करनी है कि एक ही लाइन में बना लें, और वैसे आप एक ही लाइन में नहीं भी बनाते हैं तो कुछ चलेगा, क्योंकि आप तो वीडियो देख रहे हैं ना, तो वीडियो देखते समय तो कोई दिक्कत नहीं होता है कि एक बार आप देख लिए, समझ लिए, उसके बाद बनाना स्टार्ट किया आपने। तो वीडियो में क्या होता है कि यही तो खास बात होती है, और जब आप क्लास में, ऑफलाइन क्लास में बना रहे होते हैं तो उस समय आप सर के साथ जल्दी जल्दी बना रहे होते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि सर कहीं मिटा ना दे, है ना। आपको ये भी तो लगता है ना, डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आदमी का मूड खराब हो, घर से बीवी से लड़के आया हो और मिटा दे जल्दी से। आमतौर पे ऐसा नहीं होता है, टीचर टाइम देते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है। अब लेडी टीचर को लग रहा होगा कि बीवी से ही क्यों लड़के आए, हो सकता है हस्बैंड से लड़के आए हों, हाँ ये भी हो सकता है। तो आइए देखिए हमने कितना डिग्री रोटेट किया, 1 2 3 4 5 300 डिग्री रोटेट कर दिया। अब अगला 60 डिग्री रोटेशन इसको रिपीट कर देगा, इसलिए अब हम आगे रोटेट नहीं कर रहे हैं, हम इसको नंबर दे रहे हैं। पहली बात तो नाम दे रहे हैं, नाम दे के नंबर दे देते हैं पहले। 1 2 3 4 5 6 नंबर दे दिया हमने, ठीक है। कोई दिक्कत, नंबर तो थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं ताकि नंबर समझ में आए, ऐसा ना हो कि किसी में मिक्स हो जाए। नंबर समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, इसका नाम है इलिप्स, लेकिन ये भी इलिप्स है और ये भी इलिप्स है, ठीक है। अब इसमें CH3 के ऊपर CH3 है, इसमें CH3 के ऊपर H है, तो दोनों इलिप्स में कुछ तो फर्क है, तो इसको बोला रहा है फुल्ली इलिप्स, ठीक है। और ये हो गया क्या, स्टैगर्ड, या इसको गाउच भी कह दे रहे हैं। ये हो गया इलिप्स या पार्शियल इलिप्स। कई बार इसको खाली इलिप्स बोल देते हैं, जैसे इसको तो फुल्ली इलिप्स बोला है तो इसको इलिप्स बोल देते हैं, या कई जगह पे पार्शियल इलिप्स भी नाम दिया जाता है। अब इसको एंटी स्टैगर्ड बोलते हैं। एंटी स्टैगर्ड क्यों? क्योंकि इसमें एकदम एंटी है, देखो CH3 के जस्ट अपोजिट में CH3, बाकी में ऐसा नहीं है, देखो CH3 बगल में CH3, तो ये एंटी स्टैगर्ड इसका नाम ही पड़ जाता है, एंटी। कई बार तो क्या होता है खाली एंटी बोल के काम चला लेते हैं लोग। अब ये क्या है, ये तो वही है, ये वाला है, ये वाला, तो ये क्या है, इलिप्स है या पार्शियल इलिप्स है, इक्लिप्स्ड, इक्लिप्स्ड, और ये क्या है, स्टैगर्ड।
या गाउच। अब अगर आप ध्यान से देखें तो 1 2 3 4 ये 4 अलग अलग है। 5th एंड 6th तो रिपीट हुआ है, भाई 5th किसके जैसा है? 3rd के जैसा। और 6th किसके जैसा है? 2nd के जैसा। 5th और 6th तो क्या हुआ? रिपीट हुआ है ना? समझ पा रहे? अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर है मैक्सिमम Vs। मैक्सिमम क्या है? Vs। और यहां पर क्या है? नेग्लेजिबल Vs। वंडरवॉल स्ट्रेन यहां पर क्या है? नेग्लेजिबल है। वंडरवॉल स्ट्रेन यहां पर नेग्लेजिबल है और यहां पर मैक्सिमम है। मतलब Vs और भी जगह होगा, मतलब Vs यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब जगह है। लेकिन जैसे अगर ऑर्डर ऑफ Vs बोलना हो तो सबसे ज़्यादा फर्स्ट में है, फिर 3rd और 5th में बराबर है, उसके बाद 2nd एंड 6th में बराबर है, और उसके बाद किस में? 4th में सबसे कम है। ऑर्डर ऑफ Vs वंडरवॉल स्ट्रेन का ऑर्डर, ठीक है। और टॉर्सनल स्ट्रेन तो 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच में होता है, तो वो तो इलिप्स में ज़्यादा, स्टैगर्ड में कम, इलिप्स में ज़्यादा, स्टैगर्ड में कम। चाहे तो आप यही ऑर्डर टॉर्सनल स्ट्रेन में भी लिख सकते हैं, लेकिन मेनली ये ऑर्डर वंडरवॉल स्ट्रेन का होता है क्योंकि ये ग्रुप के बीच की दूरी को देखता है। जैसे CH3 के बीच जितनी ज़्यादा दूरी बढ़ती जाएगी, वंडरवॉल स्ट्रेन उतना ही कम होता जाएगा। जैसे यहाँ पर सबसे ज़्यादा दूरी है वो इन दोनों, वो दोनों एक दूसरे के जस्ट आमने सामने हो गए, और यहाँ पर एकदम एक दूसरे के ऊपर थे, तो यहाँ मैक्सिमम था और यहाँ क्या हो गया? मिनिमम हो गया। मिनिमम हो गया, नेग्लेजिबल बोल गया। तो यहाँ पर वंडरवॉल स्ट्रेन तो एक तरह का होता ही नहीं, तो हाइड्रोजन के बीच में तो लगता नहीं है, और CH3 एक दूसरे के अपोजिट ही चले गए, तो इसलिए ये बोला जाता है कि नेग्लेजिबल है। समझ गए? तो एंटी स्टैगर्ड इसमें क्या है? मोस्ट स्टेबल है, और फुल्ली इलिप्स क्या है? लीस्ट स्टेबल है। ये भी लिख लीजिएगा, देखिएगा। इन कन्फॉर्मर ऑफ एन ब्यूटेन, in conformer of N-butane, anti-staggered is most stable and fully ellipse is least stable। fully ellipse क्या है? least stable। अगर हम जैसे बात करें यहाँ पर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है? एंटी है, ठीक है। उसके बाद कौन है? गाउच है। गाउच या स्टैगर्ड बोलते हैं, एक ही बात है। उसके बाद कौन है? पार्शियल इलिप्स है, और उसके बाद फुली इलिप्स्ड। वैसे जब हम पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाते हैं तो पार्शियल इलिप्स और फुली इलिप्स वो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में ऊपर आ जाता है, और जो भी नीचे आता है मिनिमा पर, हम तो उसी को कन्फर्मर बोलते हैं। ऊपर वाले को तो कन्फर्मर बोलते ही नहीं है, ऊपर वाले को तो कन्फर्मर बोलते ही नहीं है। तो आप अपनी कॉपी में इसको बनाकर तब अगले पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम को बनाएंगे। अब आप तो ये ध्यान रखेंगे कि वीडियो अगर देख रहे हैं आप, तो ये मैं मिटाने जा रहा हूँ, और इसको बनाकर ही आप पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाएंगे। मैं पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, इसको मिटा के। तो ध्यान से आप देखेंगे
कि कैसे बना। ध्यान से आप देखेंगे कि कैसे बना। ये तो हो गया हमारा DHA, डाइहाइड्रल एंगल, और ये आ गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी। अब ये जो बनता है ये कुछ ऐसे बनता है। कुछ इस तरीके से। अब आपको ये देखना है कि ये लाइन और ये लाइन सेम है कि नहीं, सेम लाइन में होना चाहिए। अब देखिए ये कौन है, ये फर्स्ट है फुल्ली इलिप्स। ये कौन है, ये गाउच है, ये स्टैगर्ड है। ये पार्शियल इलिप्स, ये क्या है, एंटी स्टैगर्ड है। ये कौन है, पार्शियल इलिप्स है। आप स्ट्रक्चर देखते रहिएगा, आपको पता चल जाएगा। ये कौन है, ये गाउच है, स्टैगर्ड है। और ये कौन है, ये फिर से फर्स्ट रिपीट हो गया। तो अगर आप पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम को देखें तो ये लाइन है इसके सामने, ये लाइन है ऐसे, ये लाइन है ऐसे। तो सबसे मिनिमम पर सबसे नीचे कौन है, वो है 4, और 4 कौन है, एंटी स्टैगर्ड है। यहाँ पर जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री। यहाँ पे कितना है, 120। यहाँ पे 180। यहाँ पे कितना हो गया, 240। यहाँ पे 300, और यहाँ पर 360 डिग्री। ठीक है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम है। ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा कि इथेन में आपने बनाया था। ये देखिए, उसमें तो क्या था कि एक लाइन ऊपर थी, एक लाइन नीचे थी, बस वो बीच में चल रहा था ऐसे। लेकिन यहाँ पर क्या है, अच्छा खासा उतार चढ़ाव हो रहा है। यहाँ पर अच्छा खासा उतार चढ़ाव हो रहा है। ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट लिखेंगे आप, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड फोर्थ, मतलब फुल्ली इलिप्स्ड एंड एंटी स्टैगर्ड। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड फोर्थ इज नियर अबाउट 12 किलो कैलोरी, 12 किलो कैलोरी होता, इज नियर अबाउट 12 किलो कैलोरी। ठीक। अब कितने कन्फर्मर हैं ब्यूटेन में, तो अगर आपको बोले कि भाई एन ब्यूटेन में कितने कन्फर्मर है, तो आप बोलेंगे इनफाइनाइट, क्योंकि पहला आंसर तो आपका इनफाइनाइट ही रहता है। लेकिन वो इनफाइनाइट तो ऑप्शन ही नहीं है, तो आप बोलेंगे 3, 1 2 3, क्योंकि मिनिमा पे यही 3 है। तो लिखिए, द नंबर ऑफ कन्फॉर्मर इन एन ब्यूटेन इज 3, इज 3। और 3 के ब्रैकेट में लिखेंगे नंबर, सेकंड, फोर्थ, 6, ब्रैकेट में लिखेंगे आप नंबर सेकंड, फोर्थ, 6, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। बिकॉज, ब्रैकेट क्लोज करिए, बिकॉज द लाई एट मिनिमा ऑफ पी डायग्राम, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, मिनिमा ऑफ पीई डायग्राम, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड एंड सिक्स्थ
second and sixth are similar energy conformer. Similar energy conformer. Hence in N-butane, the major conformer is anti. The major conformer is anti and the minor conformer is gauge. Major conformer is anti and minor conformer is gauge. ठीक है, एक नोट करके पॉइंट लिखिएगा. देखिए, इफ इन एनी प्रॉब्लम और क्वेश्चन, we have to draw the conformer. Then we should draw only gauge. We should draw only gauge and anti. Only gauge and anti. We should never draw partial ellipse or fully ellipse. We should never draw partial ellipse and fully ellipsed, because ellipse is not considered as a conformer. Ellipse को conformer माना ही नहीं जा रहा. तो इसलिए कभी भी आपसे बोला जाए कि भाई इसका ड्रॉ करो, तो आप दो चीज़ें ड्रॉ करिए, एक गाउच और दूसरा, एक गाउच ड्रॉ करिए और दूसरा एंटी ड्रॉ करिए, बस दो ही. हाँ, आपसे बोले कि ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर ऑफ गिवन कंपाउंड, कोई कंपाउंड दे दिया और बोला कि ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर, तो आप क्या करिए, गाउच और एंटी ड्रॉ करिए, फिर उन दोनों में देखिए कि कौन ज़्यादा स्टेबल है. और उन दोनों में से कोई एक जो ज़्यादा स्टेबल हो वही वाला आप चुन के ड्रॉ कर दीजिए. मतलब फिर रफ पे तो आप उन दोनों को ही ड्रॉ करिए, गाउच एंड एंटी को, और फिर उन दोनों में देख लीजिए कि कौन ज़्यादा स्टेबल है और उसको ड्रॉ कर दीजिए. ठीक है, तो चलिए आइए दिखाएं. एक नोट करके एक पॉइंट और लिख लीजिए. मन जो है मान नहीं रहा है, क्या है, एक बात और बता दे आपको तब आगे बढ़े. तो लिख लीजिए. इफ देयर इज नो चांस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, देन एंटी इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन गाउच. एंटी इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन गाउच. अगर हाइड्रोजन बॉन्ड का चांस नहीं है तो एंटी हमेशा ही ज़्यादा स्टेबल होगा किससे, गाउच से. लेकिन अगर हाइड्रोजन बॉन्ड का चांस है तब जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड का चांस होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, चाहे वो एंटी में हो चाहे गाउच में. ठीक है, ये बात का ध्यान रखना. क्वेश्चन हमारे सामने एक आ रहा है, ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर.
conformer. Draw the most stable conformer of given compounds. पहला कंपाउंड है हमारा, पहला कंपाउंड है हमारा, जैसे पहला कंपाउंड है हमारा CH2 F। ठीक है, अब इस कंपाउंड पे हमको या एक दो कंपाउंड ले लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने ले लिया CH2OH, CH2OH, थर्ड ले लिया हमने CH2NH2, CH2F। जैसे तीन कंपाउंड ले लिया। ठीक है, अब तीनों कंपाउंड में हमको क्या करना है, ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर। अब इसमें हमको जब मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर जानना है तो हमको हर कंपाउंड के दो कन्फॉर्मर बनाने होंगे, फिर उन दोनों में से कोई एक ज़्यादा स्टेबल होगा। वो जो दो कन्फॉर्मर है वो कौन है, एक एंटी है और एक गाउच है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं फर्स्ट वाले को। फर्स्ट वाले में हमने सबसे पहले एक बनाया, ये क्या है, गाउच है, F और F और ये क्या है, एंटी है, गाउच है और ये क्या है, एंटी है। तो इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन है, क्योंकि बाकी इलिप्स और फुल्ली इलिप्स तो बनाना ही नहीं है आपको, वो तो मतलब हमको कन्फर्मर की वो तो अनस्टेबल होते ही हैं, तो उनको तो कन्फर्मर वाले रेंज में लाना ही नहीं है, लाना केवल इनको है, गाउच और एंटी को। अब देखिए, क्या फ्लोरीन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है? नहीं भाई, हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए कम से कम हाइड्रोजन होना चाहिए। तो आप बोलोगे अच्छा नहीं सर, फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, लेकिन ये हाइड्रोजन किससे जुड़ा है, कार्बन से, और हाइड्रोजन बॉन्ड केवल उसी हाइड्रोजन से बनता है जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन से जुड़ा होता है। ये हाइड्रोजन किससे जुड़ा है, कार्बन से, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो यहाँ कोई हाइड्रोजन बॉन्ड का कॉन्सेप्ट नहीं है। जब हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा तो उस केस में अभी मैंने नोट करके पॉइंट लिखवाया था कि क्या स्टेबल होगा, तो एंटी इज मोस्ट स्टेबल, एंटी मोस्ट स्टेबल बोलते या स्टेबिलिटी में एंटी इज मोर देन गाउच लिख दे तो भी चलेगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ, फर्स्ट हुआ। ठीक है, जैसे हम सेकंड की बात करें कि सेकंड में हम यही चीज यहां पर क्या कर देंगे, OH डाल देते हैं, है ना, OH डाल देते हैं, OH डाल देते हैं। जैसे हमने यहां लिख दिया OH और यहां पे लिख दिया OH। ठीक है, अब देखिए ये OH का H इस O से हाइड्रोजन बॉन्ड बना दिया, यहाँ क्या बन गया, हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन ये OH इस OH से तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते क्योंकि ये एंटी बहुत दूर है एक दूसरे से, और ये O इस H से भी नहीं बना सकता क्योंकि ये H कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब ये O भी इस H से नहीं बना सकता क्योंकि ये H कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, नो हाइड्रोजन बॉन्ड, और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो कौन स्टेबल हुआ, तो यहाँ पर गाउच ज्यादा स्टेबल हो गया किससे, एंटी से।
गाउच ज़्यादा स्टेबल हो गया किससे? एंटी से। क्लियर हुआ? थर्ड लेते हैं, दो ही बनाना है, एक गाउच एक एंटी, इन्हीं दोनों में से कोई एक स्टेबल होगा। थर्ड लेते हैं, ये सेकंड था हमारा, ठीक है, यहाँ पे नंबर डाल दीजिएगा, सेकंड वाला, ठीक है। अब ले लेते हैं थर्ड वाले में इसको यहाँ पर मिटाए और यहाँ पर हमको क्या लाना है? NH2F लाना है, और यहाँ पर हमको भी एक जगह पे NH2 और एक जगह पे क्या लाना है? F लाना है। तो यहाँ हमने लिख दिया NH और यहाँ पे लिख दिया F, ठीक, NH2। यहाँ पे लिख दिया NH और यहाँ पे लिख दिया F, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ कि इस NH2 के H और इस फ्लोरीन के बीच में क्या बन गया? हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ क्या बन गया? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अब यहाँ पर भी क्या है? गाउच इज मोर स्टेबल देन एंटी। तो आप सोच रहे होंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा अगर, तो गाउच हमेशा ज़्यादा स्टेबल होगा किससे? एंटी से। मन में तो ये विचार आया होगा कि अगर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो गाउच हमेशा ज़्यादा स्टेबल किससे होगा? एंटी से। आओ एक और एग्जांपल देखते हैं। इसको मिटा देते पूरा, ठीक है, नया बना देंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके भ्रम को तोड़ा जाए, क्योंकि जब तक भ्रम नहीं टूटता तब तक इंसान में सद्बुद्धि नहीं आती। हाँ, बहुत से लोगों में भ्रम होता है ना, जैसे बहुत से लोग कहते हैं मैं हूँ। ये मैं वाला भ्रम बहुत लोगों को होता है। मैं बेहतरीन, मैं सबसे अच्छा, मैं ये वो, मैंने बनाया, मैंने किया। ऐसे बहुत से लोगों को सुनते हुए देखा कि मैंने ये घर बनाया है, मैंने ये करा है, ये मेरी ज़मीन है, ये मेरा जायदाद है। मैं वाले बहुत लोग होते, लेकिन उनको नहीं पता कि सब उसका है। चलिए चौथा बताते हैं आपको। NH2OH F NH2। चलिए आइए देखते हैं जरा, इसके बारे में भी समझते हैं, इसमें स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। ये भी CH है, CH। चौथा, मान लीजिए बाहर वाला कार्बन हमारा NH2, ये OH और ये H, अंदर वाला कार्बन हमारा NH2F और H। अंदर वाले कार्बन में NH2F है, ठीक है। बाहर वाले कार्बन को फिर से एक बार ऐसे ही बना दिया, NH2OH और यहाँ पर क्या था? H था। अंदर वाले को क्या करा हमने? इधर F लिया और इधर NH2 लिया और इधर H ले लिया, ठीक है। अंदर वाला गाउच में एक बार और फिर खुरपेच किया हमने। अच्छा, हम गाउच ही बनाते जा रहे हैं, लगातार कई तरह के गाउच बन रहे हैं, देख रहे। आप सोचोगे सर गाउच तो आप बोले थे एक ही बनेगा, अरे गाउच तो एक से ज़्यादा, मतलब सब ग्रुप ही अलग कर दिए तो गाउच तो बनेगा ना एक से ज़्यादा। OH H। अब यहाँ क्या ले चुके हो? NH2। यहाँ क्या ले चुके हो? F। अब यहाँ बीच में देखिए, यहाँ बार बार H आ रहा है इस जगह पे। अब इस बार यहाँ पर क्या करते हैं? इस बार यहाँ पर NH2 लेते हैं, और यहाँ पे ले लेते हैं F और H।
बहुत ढेर सारे स्ट्रक्चर बनने वाले हैं। चलिए बनाते हैं। मतलब हम लोग क्या, कभी कभी मैं क्वेश्चन लेता हूँ ना, तो मैं सोचता हूँ कि आसान ले रहा हूँ, लेकिन फिर भयंकर ले लेता हूँ। अब देखिए NH2 इस पे लिया है, NH2 फिर इस पे ले लेते हैं, और इस बार F यहाँ लगा देते हैं, यहाँ पे H लगा देते हैं। अब एक बार क्या करते हैं कि यहाँ पे F, 2 बार F यहाँ पे लेंगे, इसको तो हम छेड़ ही नहीं रहे। इधर हम ले रहे हैं F, इधर ले रहे हैं NH2 और इधर ले रहे हैं H, और एक बार NH2 OH H, इधर ले रहे हैं F, इधर ले रहे हैं H और इधर ले रहे हैं NH2। तो अब देखिए, ध्यान से समझिए, ये ध्यान से समझिएगा। तो अब आपको कुछ एंटी दिखा कहीं, इसमें एंटी दिखा, ये दिखा एंटी दिखा ना, एंटी, ये देखिए एंटी दिखा, 2 बार एंटी बनाया, 2 बार एंटी बनाया। लेकिन इस वाले में F और OH भी एंटी है, NH2 भी एंटी है। इस वाले में F OH तो एंटी है, लेकिन NH2 नहीं है। इस वाले में NH2 एंटी है, लेकिन F OH नहीं है। इस वाले में NH2 OH एंटी है, इस वाले में NH2 OH एंटी है, NH2F एंटी है। ठीक है, मतलब कई तरह का स्ट्रक्चर हमने बना लिया। अब हम देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड की पॉसिबिलिटी। देखिए, इसका हाइड्रोजन बॉन्ड इससे बन सकता है, इसका हाइड्रोजन बॉन्ड इससे बन सकता है, इसका हाइड्रोजन बॉन्ड इससे बन सकता है। कैसे? इसके H ने इसके N से बनाया, इसके H ने इसके O से बनाया, और इसके H ने इसके F से बनाया हाइड्रोजन बॉन्ड। यहां पे ये H ने F से बनाया, ये H ने F से बनाया, और ये H ने N से बनाया। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना। अब मान लो अगर इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, तो फिर यहाँ और यहाँ नहीं बनेगा। तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना है, तो हम लोग यहाँ बनाए, यहाँ बनाए। ठीक है, यहाँ कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बने? 1 2 3। यहाँ कितने बन रहे? मैक्सिमम 2 बन रहे, 3 नहीं बन पा रहे। यहाँ पे देखिए, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बना, इसके H से इसके N का, इसके H से इसके F का, फिर इसका नहीं बन पाएगा। इसके H से इसके F का, इसके H से इसके F का, तो फिर इसका यहाँ पे भी 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, तीसरा नहीं बन सकता। यहाँ देखिए, ये दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड, इन दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, तीसरा नहीं बन सकता। यहाँ पे देखिए, इन दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड, इन दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड, इन दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड, इन दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, अब मतलब हमें यहाँ और यहाँ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड मिला। यहाँ पे देख लेते हैं, इन दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड है, इन दोनों के बीच हाइड्रोजन, यहाँ 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड है। मतलब अब हमारे पास 3 हाइड्रोजन बॉन्ड इसके पास है, इसके पास है। तो अब हमको चुनना है कि ये ज़्यादा स्टेबल है या ये ज़्यादा स्टेबल है। खतरनाक। अब कैसे चुना जाए? तो अब हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ में बोला गया था कि AH है, तो B जो होता है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, और A जो होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। ठीक है,
ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और बी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। चलिए, तो इसका हाइड्रोजन मतलब ये ए है, ये बी है, फिर यहाँ पर ये ए है, ये बी है, फिर यहाँ पर ये ए है, ये बी है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर जब आप आए तो देखिए यहाँ से यहाँ पर क्या होगा कि नाइट्रोजन से ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब बी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और जब इसका हाइड्रोजन इसके फ्लोरीन से बन रहा है तो फिर यहाँ भी बी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और हमको बी कैसा चाहिए, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये H इससे बना है, यहाँ पे ये H इससे बना है, और यहाँ पे ये H इससे बना है, ऐसे। ठीक है, ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो ये O है वो A का काम कर रहा है, और यहाँ पर O B का काम कर रहा है। देखिए यहाँ से आता है तो B का काम कर रहा है, और यहाँ पर O A का काम कर रहा है। तो O ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपैरेटिवली N के, तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। देखिए आप, मैं जान रहा हूँ कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैंने बना दिया इसको, थोड़ा कम समझ में आएगा, एक बार दो बार सुनिएगा इसको। O ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से, यहाँ पर O B बन रहा है, मतलब यहाँ पर O क्या बन रहा है, B बन रहा है, और यहाँ पर O क्या बन रहा है, A बन रहा है। तो O को A बनना ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से, तो इसलिए ये वाला जो है स्ट्रक्चर वो हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। ये हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा अच्छा माना जाएगा, इसलिए इसको हम बोल देंगे कि ये मोस्ट स्टेबल है। ठीक है भाई, देखिए ये दोनों तो सेम है। यहाँ पर OHF और यहाँ पर OHF ऐसे हो रहा है। ठीक है, बस यही एक दिक्कत आ रही। तो यहाँ पर देखिए O, फिर इसका H इसके N से, फिर इसका H इसके N से, फिर इसका H इसके F से, ये बन रहा। यहाँ पे इसका H N से, फिर H O से, फिर H F से। ठीक है, तो B एक बार इसका F आ रहा है और B इसका F आ रहा है, तो B तो दोनों केस में F आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है ये A ऑक्सीजन आ रहा है और यहाँ पर B ऑक्सीजन आ रहा है, यहाँ से B ऑक्सीजन आ रहा है, लेकिन यहाँ से B ऑक्सीजन का चांस नहीं है, हमेशा A ही बन रहा है। तो इसलिए ये वाला जो है हाइड्रोजन बॉन्ड ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसलिए मान के चलिए कि ये 6 स्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा स्टेबल ये है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड वाला। तो मैं चाहता था कि आपको थोड़ा सा अलग करके बताऊं, लेकिन मैं जो है इतना भयंकर भी नहीं बताना चाह रहा था जितना भयंकर हमने बना लिया, क्योंकि अब स्ट्रक्चर बना लिया तो अब समझाना तो है ही, तो समझाना है तो हम आगे बढ़े समझते गए ये भयंकर होता गया, पूरा केमिकल बॉन्डिंग घुसा दिया इसने, है ना। तो इस तरीके से ये बढ़ता गया। अच्छा, एक बात और, draw the conformer of given compound having zero dipole moment. Draw the या ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं। Which of the following has zero डाइपोल का, तो यहीं से चालू हो जाना चाहिए, डाइपोल मोमेंट। ज़ीरो होने का जीरो डाइपोल मोमेंट, किसमें क्या है, जीरो डाइपोल मोमेंट है। ठीक है, अब जैसे देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा CH2
Cl, Cl, सेकेंड है CH2, Cl, CH2, Cl, थर्ड है CH2, COOH, नहीं OH ले लेते, OH, 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 और चौथा है फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। मतलब हमने 4 ऑप्शन दिए आपको इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज जीरो डायपोल मोमेंट। अब 4 ऑप्शन दिए, अब आप देखिए चौथा आंसर सही है, यहाँ पे चौथा आंसर सही है, लेकिन चौथा आंसर क्यों सही है, मामला ये है। अब आप जानिए कि डायपोल मोमेंट जो होगा, सॉल्यूशन की बात करें अगर, डायपोल मोमेंट जो जीरो होगा वो एंटी का ही होगा, बिकॉज आमने सामने रहेंगे तभी तो जीरो होगा, तो सबका एंटी बनाते हैं। Cl, Cl, H, 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 यहाँ डायपोल मोमेंट हो गया जीरो, ठीक है। आपको याद होगा इस तरह का केमिकल बॉन्डिंग में क्वेश्चन मैंने कराया, C ट्रिपल बॉन्ड N ऐसे रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड N ऐसे रहेगा, यहाँ पर भी डायपोल मोमेंट जीरो रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज जीरो डायपोल मोमेंट, ठीक है। सबका एंटी बना के देखेंगे। वैसे अगर गाउच बनाएंगे तो किसी का डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट हो गया, हम लोगों को ये ऑप्शन देने से अच्छा ये वाले स्ट्रक्चर देने चाहिए थे। चलिए ठीक है, जो भी है समझ में आ जाएगा अभी। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमने ऐसे बना दिया, देखिए इसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है, इसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है, लेकिन यही अगर ऐसे बनाया गया होता, तो इसका डायपोल मोमेंट जीरो हो जाता, क्योंकि देखिए ये दोनों ऐसे जा रहे हैं तो डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है, ये देखो एक दूसरे के अपोजिट है तो डायपोल मोमेंट क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो अब ये याद होगा आपको कि इस तरह का स्ट्रक्चर हमने केमिकल बॉन्डिंग में भी बनाया था, तो यहाँ पे म्यू नेट जो होगा वो जीरो नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट एंड सेकंड का डायपोल मोमेंट जीरो होने का चांस है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज जीरो डायपोल मोमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज, यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन को सही कर लेते, चांसेस ऑफ जीरो डायपोल मोमेंट, जीरो डायपोल मोमेंट का चांस किस में, तो पहले दूसरे में, तीसरे में नहीं है, तीसरे में चांस ही नहीं है जीरो होने का, समझ गए। तो दो ही स्ट्रक्चर बनता है, या तो गाउच या तो एंटी, एंटी में इसका जीरो होने का चांस नहीं है, अगाउच में तो किसी का नहीं है, इसका एंटी में चांस है, इसका एंटी में चांस है, तो ये इस तरीके से डायपोल मोमेंट जीरो हो रहा है। अब एक दो क्वेश्चन कुछ और भी आपको बताएंगे इसमें, और उसके बाद फिर आपको थोड़ा और कहानियों की ओर ले चलेंगे, ठीक है। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।